हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और आज की क्लासेस है हमारी रेगुलेशन नंबर 32 अपॉइंटमेंट ऑफ इंजीनियर। तो क्लास शुरू होने से पहले मैं अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूँ। पहली बात ये कि ये जो बंदे हैं, एक बंदा ये आईडी है मिस्टर लक ROB करके, और सेकेंड आईडी है @lab_fact010। इन्होंने हमारी वीडियो पे कमेंट करा एज ए, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये दोनों की ही हमारी फर्स्ट कमेंट है। और किसी दिन मैं अपने मंजिल पे सक्सेस रहा तो ये दोनों बंदे को मैं ढूंढ निकाल के आपके बीच जरूर लाऊंगा। और इनफैक्ट अगर मैं उस सिचुएशन पे पहुंच गया जहां मैं जाना चाहता हूं, तो डेफिनेटली इस बंदे को मैं गिफ्ट जरूर करूंगा। क्योंकि पहला कमेंट देखते ही थोड़ी बहुत एनर्जी आती है कि इतने सारे रेगुलेशन ऑलमोस्ट 30+ हमने कंप्लीट करा और कमेंट नहीं आता या फिर व्यू नहीं आता, तो डेफिनेटली किसी को भी तकलीफ होती है। बट हमारी तकलीफ ये नहीं है कि व्यू आए या ना आए, कमेंट आए या ना आए, हमें बस अपना रिवीजन आप लोग के साथ साथ कंप्लीट करना है। अगर जो मैं पढ़ा हूँ या जितने भी एक्सपीरियंस हमारे पास गेन है, अगर मैं उसे कंटिन्यू नहीं रखूँ तो डेफिनेटली एक समय में आएगा वो ख़त्म हो जाएगा, और ख़त्म हो गया तो यानी कि मैं भी ख़त्म हो जाऊँगा। तो डेफिनेटली निश्चित रूप से बातें को रिमेम्बर करने के लिए उसे रिवीजन करना ज़रूरी होता है। और चूँकि मैं एज ए यूट्यूबर हूँ नहीं, और मेरा कोई पर्पस भी नहीं है कि यूट्यूबर बन के फेमस पॉपुलर या फिर पैसे बनाऊं, एज ए आपके साथ साथ हमारी भी रिवीजन हो जाती है। दैट्स वाई मैं वीडियो बनवाता हूं या फिर वीडियो बनाता हूं, और जो भी अपनी एक्सपीरियंस है आप सभी के बीच रखता हूं। और कुछ ज़्यादा उद्देश्य हमारा है नहीं, अपनी अपनी एक सिंगल लाइफ है, कहीं से भी एडजस्ट करके अपनी मंजिल तक पहुंचना है बस। हाँ, मंजिल तक अगर आप सच में पढ़ने वाले बंदे होते हैं या फिर इंटरेस्टेड रखते हैं पढ़ने में, तो कोल इंडिया की सब्सिडी में कंपटीशन बढ़ गई है। और इस कंपटीशन को और भी बढ़ाने के लिए जो सब्सिडीज वैकेंसी आती है वो मिनिमम 20 से 30 क्वेश्चन जीके जीएस से रहता है। जीके जीएस से रहता है। ये इसलिए इस बार से डाला गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्क अमाउंट में माइनिंग इंजीनियरिंग या फिर ओवरमैन सरदार हो चुके हैं। तो कंपटीशन को और भी तेज बनाने के लिए जीके जीएस भी अब हमें देखना होता है। जीके जीएस से याद आया कि मैं बताना चाहूँगा, अगर आप एज ए इंटरेस्ट रखते हैं सीखने में या पढ़ने में, तो एक बार आप यूपीएससी की सिलेबस को यूपीएससी के सिलेबस को एक बार जरूर कवर करें। ये सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन से नहीं, बल्कि अगर आप यूपीएससी की कवर देखते हैं, सिलेबस कवर देखते हैं या करते हैं, तो आपको ऐसे बहुत सारे बेसिक ज्ञान मिलेंगे। बेसिक जो हिस्ट्री रहती है, बेसिक जो कहानियाँ रहती है, या फिर बेसिक जो किसी भी चीज़ की बेसिक रहती है, रूट रहती है, वो आपको देखने को मिलेंगे कि कैसे हमारा अर्थ बना, अर्थ से कैसे गर्म से ठंडे हुए, कैसे मिनरल्स बने, फिर इन्वायरमेंट कैसे बना। ये सब यूपीएससी की सिलेबस में आपको जियोलॉजिकल या फिर जियोग्राफी में देखना होगा ही। देन आफ्टर मैंने जोन बताया था कि कोडरमा जोन, छोटा नागपुर जोन, ये सब जोन जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है या फिर प्लेटलेट या प्लेट्स जो बांटा गया है, ये भी आपको ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में हिस्ट्री के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। एंड चूंकि जीके जीएस तो हमारा पढ़ना ही है, तो मे भी हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं,
करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ना चाहते हुए भी आपको सिलेबस देखना है। तो बातें आज इतनी बहुत हुई, चलिए टॉपिक पे चलते हैं। एंड दोनों बंदे के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्त, ब्रदर, थैंक यू फॉर यू। एंड आज की ये जो वीडियो रहेगी रेगुलेशन नंबर 32, इसकी जो थंबनेल रहेगी मैं आपकी रिमेम्बर करने के लिए, या फिर हो सकता है मैं किसी दिन भूल जाऊं आपको, तो वैसे समय में आपको याद करने के लिए जो थंबनेल रहेगी ये आपकी आईडी की कमेंट रहेगी बॉस। थैंक यू। तो चलिए चलते हैं रेगुलेशन नंबर 32, अपॉइंटमेंट ऑफ इंजीनियर, यानी कि इंजीनियर की नियुक्ति। जैसे कोई भी बंदा ओवरमैन है तो डेफिनेटली हो सकता है वो डिप्लोमा पास आउट करके ओवरमैन बना हो या फिर फील्ड एक्सपीरियंस लेके ओवरमैन बना हो। तो जो डिप्लोमा होल्डर रहते हैं एज ए जूनियर इंजीनियर वो भी कहलाते हैं, लेकिन हमारा जो कोल इंडिया सब्सिडीज है उन्हें जूनियर इंजीनियर ना कह के उन्हें ओवरमैन कहते हैं। यानी कि अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट हैं और ओवरमैन की सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं तो आप एज ए जूनियर इंजीनियर नहीं, आप ओवरमैन कहलाएंगे। सेम इट इज़ अगर आप एनएलसी यानी कि नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन में, जो साउथ इंडिया की कंपनी है, इसमें अगर आप डिप्लोमा करके ओवरमैन सर्टिफिकेट प्राप्त करते हुए जाते हैं तो यहाँ आपको जूनियर इंजीनियर के पद में रखा जाएगा। और ये जो एनएलसी की माइंस होती है या फिर कंट्रोल या सुपरविजन करने का जो वर्क रहता है वो बहुत ही कंफर्ट जोन रहता है। कंफर्ट जोन इसलिए क्योंकि अगर आप कोल इंडिया कंपनी या कोई अदर आउटसोर्सिंग में जाएंगे तो आपकी एक डिस्ट्रिक्ट यानी कि मशीनरीज को या फिर एक फेस को देखने के लिए अपॉइंट किया जाएगा। तो आप या तो समर वेकेशन या तो समर सीजन रहे या फिर विंटर सीजन रहे या फिर रेनी सीजन रहे, डेफिनेटली आपको मशीन के सामने रहना होगा, फेस के सामने रहना होगा, और जो भी आपको ड्यूटीज या काम करने के लिए भेजा गया वो काम करके कंप्लीट करके ही आना है। यानी कि आप ओपन इन्वायरमेंट में आपको वर्किंग करना है। बट ये जो एनएलसी होती है इसमें क्या रहता है कि बहुत सारे हाई टेक्नोलॉजी या फिर जापानीज टेक्नोलॉजी बोल दीजिए या फिर आप ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी बोल दीजिए, ये क्या ड्यूटीज देता है कि माइंस आपका सपोज दैट यहाँ है, ये आपका माइंस है, अंडरग्राउंड के केस में ये सेटल कार चल रही होगी या फिर ओपन कास्ट में HEMM चल रही होगी। तो आपको फेस में ना रह के हुए एनएलसी आपको एक अच्छे सा केबिन देगा जिसमें कि एसी रहता है, कंप्यूटराइज सिस्टम होगा, वॉकी टॉकी होगा और बहुत सारे मॉनिटर यहाँ पे लगे होंगे जिससे आप यहीं बैठे हुए सबको मॉनिटरिंग करेंगे। इस माइंस को मॉनिटरिंग करने के लिए आपको फेस पे नहीं जाके आप केबिन पे रह के मॉनिटरिंग करेंगे। यानी कि इसमें नो इफेक्ट ऑफ एनी सीजन, ना तो आपको गर्म लगेगी ना ठंडा लगेगी ना बारिश होगी, केबिन के अंदर ही आपको वर्किंग करना है। तो इसलिए ये जो एनएलसी की वैकेंसी आई है, उम्मीद रखिए आप लोग या फिर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए कि इस पे ज्वाइनिंग हो सके। अदरवाइज कोल इंडिया आपको फेस में ही वर्किंग देगी। हालांकि पेमेंट आपका स्टार्टिंग पेमेंट 1 लाख प्लस, ओवरमैन की जो स्टार्टिंग पेमेंट होती है वो 1 लाख प्लस रहती है, लेकिन आपको कष्ट भी सहना होता है उसके लिए। तो चलिए चलते हैं रेगुलेशन नंबर 32 अपॉइंटमेंट ऑफ इंजीनियर। कोई भी माइंस में अगर 6.5 वोल्ट
की करंट या फिर पावर यूज़ होती है तो आपको वहाँ बेसिकली इंजीनियर अपॉइंट करना होगा। इंजीनियर फॉरवर्ड, इंजीनियर तो बहुत सारे ब्रांच के भी होते हैं, तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात आए तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अपॉइंट करना होगा। और अगर HEMM यानी कि हैवी अर्थ मूविंग मशीनरीज की बात आए या फिर कोई मशीनरीज की बात आए तो आपको वहाँ पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट के इंजीनियर को अपॉइंट करना होगा। तो जो पॉइंट्स यहाँ रखा गया है कि इंजीनियर क्वालिफिकेशन जो होंगे या तो डिग्री वाले होंगे वो भी चलेंगे, और अगर डिप्लोमा वाले होंगे तो वो भी चलेंगे। तो अगर 650 वोल्ट किसी माइंस में मेरा पावर यूज़ होता है तो ऐसे केस में हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अपॉइंट करने होंगे। HEMM यूज़ होता है तो मैकेनिकल इंजीनियर अपॉइंट करने होंगे, और मैचिंग मशीनरीज यूज़ होता है तो माइनिंग इंजीनियरिंग, और फिर फेस से रिलेटेड या फिर कोयल से रिलेटेड काम होता है तो फिर माइनिंग इंजीनियरिंग आपको अपॉइंट करना ही करना है। पहला पॉइंट ये। उसके बाद लिखा गया है 1.5 मेगावाट एम्पियर। ये जो 1.5 है, ये सेकेंड पॉइंट कहता है कि किसी माइंस में ओवरऑल 1.5 मेगा वोल्ट एम्पियर यूज होता है पावर सप्लाई। अगर किसी माइंस में पावर सप्लाई किसी माइंस में 1.5 मेगा वोल्ट एम्पियर यूज होता है तो ऐसे केस में भी आपको इंजीनियर अपॉइंट करना होगा। ये कंप्लीट हो गया। अब ये 1500 HP क्या है? 1500 HP यानी कि अगर HEMM या फिर किसी मशीन टोटल ओवरऑल किसी मशीन में कैलकुलेट करके जो 150 HP एक्सेस करेगी तो फिर वहाँ आपको मैकेनिकल इंजीनियर या फिर इंजीनियर अपॉइंट करना ही होगा। इस एक्सेस एग्जिट करेगी अगर किसी माइंस में 1500 HP हॉर्स पावर तो आपको वहाँ भी इंजीनियर अपॉइंट करना होगा। तो ये हमारी पॉइंट कंप्लीट है रेगुलेशन 32 के अंदर। आपको बताना चाहूँगा कि पहले के जो माइंस रहती थी पुराने ज़माने यानी कि ब्रिटिश काल में, उस समय माइंस फुल्ली मैकेनाइज नहीं रहती थी, माइंस मैनुअल रहती थी। हमारी भी यानी कि हमारे जो दादाजी के पिताजी थे पूर्वज, उनकी भी हमारी एक माइंस रहती थी जो कि बोकारो कोलियरी, यानी कि अगर आप नेशनलाइज के पहले आते हैं, नेशनलाइज जो सारे कोल माइंस नेशनलाइज जो हुए हैं वो 1973 और 1973 एंड 1975 के बीच हुए। इससे जो पहले माइंस रहती थी वो प्राइवेट के तौर पे रहती थी, अभी भी प्राइवेट हो रही है, प्राइवेटाइजेशन अभी भी हो रही है, लेकिन ये जो माइंस रहती थी उतनी उस तरह की नहीं जिस तरह की अभी की प्राइवेटाइजेशन हो रही है। तो हमारे भी दादाजी के पिताजी की माइंस रहती थी, तो उस समय माइंस मैक्सिमम मशीनरीज से काम नहीं होती थी, बल्कि मैनुअल प्रोडक्शन ही होता था, जिसमें कि ओवरमैन रहे या फिर मैनेजर रहे या फिर कोई सुपीरियर ऑफिसर रहे, सभी लोग हाफ एंड पेंट के एक लोकल लैंग्वेज में गेता बोलते हैं, जिसे सब कोई फोड़ा या फिर ऐसे वो रहता है, गेता बोलते हैं। फिर कोदाल लेके और लेबर लोग जो कढ़ाई होती है आयरन रड की वो लेके नीचे एक साथ उतरते थे। प्लस अंडरग्राउंड केस में तो ये रहेगा ही,
प्लस जो लैंप हैंडलिंग रहता था LH, जिसको हम लोग सेफ्टी लैंप बोलते हैं, सेफ्टी लैंप, ये भी उतनी उस समय की उस समय में सेफ्टी लैंप बराबर पर्याप्त नहीं हो पाती थी, तो कभी कभी लेके जाते थे। और अब ब्लास्टिंग का तो बात ही नहीं था, मैनुअल माइंस रहती थी, तो गैस भी अगर में भी निकलती है तो फायर का, एक्सप्लोजन का कोई टेंशन नहीं रहता था कि आपकी माइंस ब्लास्ट हो सकती थी। लेकिन एक्सीडेंट बहुत होती थी, चाल धंसने के कारण एक्सीडेंट बहुत रहती थी, और इनोडेशन यानी कि माइंस में पानी भी भर जाता था, और भी बहुत सारे कंडीशन ऐसे रहे जिसपे कभी कभी माइंस भी बंद रहता था। लेकिन मैनुअल माइंस उसी टाइप में रहता था, सभी वर्कर्स या स्टाफ गायताले के नीचे जाके पिलर बाय पिलर फॉर्मेशन करते थे, डेवलपमेंट करते थे, और फिर गेते से ही कोयले की कटाई होती थी। तो ये कुछ अपनी बातें रही, और वो इंजीनियर की अपॉइंटमेंट की बातें लगभग कंप्लीट हो गई है। और इसमें कुछ बताने लायक तो इस तरह 32 डिप्लोमा मैकेनिकल, तो यहाँ तक बातें कंप्लीट हुई। तो चलिए चलते हैं रेगुलेशन नंबर 32 बुक्स में क्या कहती है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल एंड कॉम्पिटेटिव पर्सन, the owner, agent or manager shall be appointed such number of competent person including officially technician and sufficient secured during each working shift। इनकी जो अपॉइंटमेंट होगी इंजीनियर की, ये कौन करेंगे? ओनर, एजेंट और मैनेजर। ठीक, इसके बाद कहते हैं at every mines one or more overmen shall be appointed। सॉरी मैं रेगुलेशन 33 देखने लगा था, डाउट हो गया था, सॉरी। तो डिग्री तो ये जो भी है वो ओनर, एजेंट और मैनेजर ही अपॉइंट करेंगे। एंड शॉल बी अपॉइंटेड होल्ड ए जनरल चार्ज ऑफ मशीनरीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड सेफ वर्किंग हुज सॉर्डिनेट टू द मैनेजर। और जो भी इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चार्ज और ड्यूटीज रहेगी वो सेफ कंडीशन में मशीन को चलाना या फिर सुरक्षित रूप से प्रोडक्शन करने की रहेगी। Provided that where electrical energy exists 650 volts used in installed capacity of the electrical equipment, energy holder degree or diploma engineering equivalence qualification recognized by the central government shall be holder in charge electrical installation of the सब। अगर किसी मंच में ये पॉइंट कहा गया है 650 वोल्ट से अधिक अगर पावर यूज होती है तो वैसे केस में आप इंजीनियर को अपॉइंट करेंगे। अगर 1.5 मेगावाट ओवरऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज होता है तो भी आप इंजीनियर अपॉइंट करेंगे। Provided that also that relations of employment of 2 or more engineer, one man solar generation space responsibility such energy engineer is defined by manager in रिटर्न। अगर 2 से या 3 अगर इंजीनियर आपको लगता है कि अपॉइंट करना है तो फिर आप मैनेजर से रिटर्न परमिशन लेके आप कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है नॉट विथ एक्सटेंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब रेगुलेशन 1 चीफ इंस्पेक्टर में भी ऑर्डर स्पेशल रिटर्न इज सब्सक्राइब दिस addition to those references of respect to class of mines if having the condition exiting classes he is satisfied necessary interest in safety। चीफ इंस्पेक्टर अगर निशा देते हैं या निर्देश देते हैं कि आपको 2 या 3 या फिर आपको 2 या 3 इंजीनियर को अपॉइंट करना है हैंडल करने के लिए, तो फिर आप चीफ इंस्पेक्टर के परमिशन लेके कर सकते हैं, या फिर चीफ इंस्पेक्टर जैसा आदेश देंगे वैसे आपको पालन करना होगा। नो पर्सन शॉल बी एक्ट बी अपॉइंट इंजीनियर अदर माइन एक्सेप्ट प्रीवियस परमिशन एंड चीफ इंस्पेक्टर सब्जेक्ट टू। और कोई भी पर्सन अपने
एक्ट या रोल नहीं करेगा जब तक चीफ इंस्पेक्टर की परमिशन ना मिल जाए। और प्रोवाइडेड नो सच परमिशन विल बी इफेक्ट इन अ पीरियड एग्जिटिंग 12 months अनलेस रिन्यूड। और आपको जो परमिशन मिलने के बाद भी अगर आपको परमिशन लेने के लिए प्रत्येक 1 साल में यानी कि 12 months में रिन्यूएबल करवाना होता है। जैसे आप लाइसेंस रिन्यूएबल करवाते हैं, सेम इट इज आपको 12 महीने में परमिशन के लिए रिन्यूएबल करवाना होता है। प्रोवाइडेड द चीफ इंस्पेक्टर ऑर्डर इन दिस वे कैन रिवोक द सर्कमस्टेंस ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर इंजीनियर नॉट बी एक्सरसाइज इफेक्टिव सुपरविजन ऑन द माइंस जज। सेम थिंग कहा गया वेयर बाय रीजन टेम्पररी एब्सेंस ऑफ एनी कॉज ऑफ इंजीनियर सुपरविजन परफॉर्मेंस ड्यूटीज मैनेजर शैल बी ऑथराइज्ड इन पर्सन कमिटी। अगर किसी केस में इंजीनियर हमारा इंजीनियर लॉन्ग टर्म के लिए एब्सेंट रहा या फिर ऐसा प्रतीत हुआ कि इंजीनियर अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर पा रहा है, तो उसे आप हटा के दूसरे इंजीनियर को अपॉइंट कर सकते हैं जिसकी क्वालिफिकेशन रहेगी। नोटिस एवरी ऑथराइजेशन शैल बी सेंट, जिसकी क्वालिफिकेशन सेम इट इज रहेगी, लेकिन उससे पहले आपको रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस देना है। एंड नो सच ऑथराइजेशन इफेक्ट इन द 30 days एक्सेप्ट द रीजनल इंस्पेक्टर एंड सब्जेक्ट, और वो 30 दिनों के अंदर ही 30 दिनों के अंदर ही देना होता है। द रीजनल इंस्पेक्टर में भी ऑर्डर रिटर्न रिवोक, और रीजनल इंस्पेक्टर की ऑर्डर से ही अगर वो चाहे तो अपॉइंट कर सकते हैं, अदरवाइज रिवोक कर सकते हैं। एक चीज नोटिस कीजिएगा कि रेगुलेशन में मैक्सिमम जो नोटिस दी जाती है वो बिफोर नॉट लेस देन 30 days कॉमन रहती है, नॉट लेस देन 14 days कॉमन रहती है, नॉट लेस देन 15 day कॉमन रहती है, और नॉट लेस देन 60 day कॉमन रहती है। यानी कि इतने जो डेज हैं ये बेसिकली यूज होते हैं रेगुलेशन में। तो आप कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स आज की क्लासेस में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। एक चीज और कि अगर हमारे पास रिसोर्सेस बढ़िया होते, रिसोर्सेस फॉर व्हाट, मतलब अगर हमारे पास डिजिटल बोर्ड रहता तो आपको और भी बहुत अच्छे तरीके से मैं वीडियो सहित डिस्प्ले करके दिखा सकता था कि कैसे वर्किंग होती है और कहाँ वर्किंग होती है। तो डिस्प्ले बोर्ड ना रहने के कारण थोड़ी बहुत कठिनाई आएगी, लेकिन पढ़ने वाले कहीं से भी पढ़ ही लेते हैं और समझने वाले वो समझते ही है। तो क्लास कंप्लीट है। और रही बात डिस्प्ले बोर्ड की, डिस्प्ले बोर्ड या फिर डिजिटल बोर्ड की, तो डेफिनेटली अब तो ये मेरी हॉबीज़ बन गई है, तो मैं कोशिश करूँगा जल्द ही डिजिटल बोर्ड लाने की। आज के लिए इतना काफ़ी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।